हेलो स्टूडेंट्स, O2S अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एज़ यू नो कि हमने आपके लिए एक नई इनिशिएटिव को शुरू किया है जिसके अंदर हम डेली के जो करंट अफेयर्स हैं उन सबको MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे चाहे द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, PIB में या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज़ रेलिवेंट होती है उन सबको हम MCQs के द्वारा प्रैक्टिस करते हैं। डेली के हम 10 MCQs प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S अकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो रिसेंटली आपने इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पर भी देखा होगा कि अफगानिस्तान के ऊपर एक बड़ा सा आर्टिकल आया था जिसमें बताया गया था कि अफगानिस्तान के अंदर जो पॉपी कल्टीवेशन है वो 32% तक इंक्रीज कर गई है प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहती है, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इस ऑर्गेनाइजेशन को 1997 के टाइम पे बनाया गया था और इसको दोबारा से रीनेम कर दिया गया था 2002 के अंदर। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है इसका जो ऑफिस है वो अलग अलग चीज़ों के लिए काम करता है, जैसे कि क्राइम प्रिवेंशन के लिए काम करता है। यहाँ पे दूसरा हो गया आपका क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन भी है इनका यहाँ पे। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगी। तो आपका आंसर बनेगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इस रिपोर्ट को निकालते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है कि एजुकेशन के मामले में यहाँ पर क्या स्टेटस है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि इस रिपोर्ट ने बताया कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है, मतलब कि जो बच्चे हैं जो कि स्कूल्स में जाकर इनरोल कर रहे हैं और उसके बाद अपना एजुकेशन जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो वो इंक्रीज करी है पिछले कुछ सालों से। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। और आपने ध्यान रखना है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो सारे सेक्शंस के लिए इंप्रूव करिए, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी लेवल्स तक हो। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे जब एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यहाँ पर बनाया गया था, रिलीज किया गया था, तो उससे जस्ट पहले ही इस रिपोर्ट को निकालना शुरू किया था। और कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर लाई करता है। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मोआना लोआ। तो अगर मैं इस वॉल्केनो के बारे में बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर भी इसके बारे में दिया गया था। मतलब ऐसे बेसिकली उसके अंदर न्यूज़ ये थी कि क्या आने वाले टाइम में जो मोआना लोआ है क्या वो इरप्ट कर सकता है। तो बात कर लेते हैं कि मोआना लोआ जो वॉल्केनो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। कई बार आपसे प्लेसेस इन न्यूज़ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पैसिफिक ओशन वाला रीजन है यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन इज ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आपका पूरा एशिया जो है ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका नॉर्दर्न पैसिफिक वाले रीजन में हवाईयन आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस आइलैंड्स के अंदर भी आपको बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं बेसिकली आर्किपेलागो है, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। उसमें से एक जो आइलैंड है जो कि सर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, वहाँ पर आपको एक मोआना लोआ जो वॉल्केनो है ये देखने को मिलता है। वॉल्केनो के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपको अलग अलग टाइप ऑफ वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो या फिर डोरमेंट वॉल्केनो। जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वो हर कुछ सालों बाद इरप्ट करते रहते हैं, लेकिन जो डोरमेंट होते हैं उनका जो टाइम पीरियड रहता है इरप्ट करने का वो बहुत ज़्यादा ईयर्स रहता है। तो अगर मैं आपके मोआना लोआ के बारे में बात करूं तो पिछले 38 साल पहले ये इरप्ट हुआ था और अभी ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये इरप्ट कर सकता है। इसमें से सबसे जो एक्टिव वॉल्केनो है वो आपको किलियू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मोआना लोआ है वो कौन से रीजन में लोकेटेड है? तो हवाईयन आइलैंड्स के अंदर लोकेटेड है। तो आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020 to 21। तो अगर मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूं तो अगेन ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वही इसको रिलीज करती है और अलग अलग स्टेट्स के अंदर एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या परफॉर्मेंस रही है उन सब चीज़ों को एनालाइज करती है।
आपने ध्यान देना है कि इसका जो लेवल 1 है इसके अंदर किसी भी स्टेट को नहीं डाला गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कोई भी स्टेट इतना ज़्यादा एफिशिएंटली या फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो जो लेवल 2 है उसका जो स्कोर रहता है वो 1000 में से 901 या 950 के बीच में रहते हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने लेवल 2 के अंदर जिनको इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स उनकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि पंजाब, केरला और महाराष्ट्र, ये तीनों तो स्टेट्स हैं ही हैं लेवल 2 के अंदर। इसके अलावा भी कुछ और स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, जैसे आपकी होगी गुजरात, देन इज़ आपका चंडीगढ़, देन इज़ राजस्थान एंड देन इज़ आंध्र प्रदेश। तो इन सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और इसी परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स के अंदर ये भी देखने को मिला कि जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और उनका जो लेवल है, पहले वो 8th लेवल में फॉल करते थे लेकिन अभी वो 4th लेवल के अंदर इंक्लूड कर लिए गए हैं। तो दैट मीन्स उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी एब्रप्टली एक तरह से इम्प्रूव हुई है। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर बच्चों को प्रोटेक्शन और केयर प्रोवाइड करने के लिए एक एक्ट है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। इसके अंदर जो भी बच्चों के रिगार्डिंग कोई भी चाहे क्राइम हो या इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो भी बच्चों से रिलेटेड है वो सारी इस एक्ट के अंदर डील करी जाती हैं। तो इसी एक्ट के तहत ही बोला गया है कि यहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, और ऑफ कोर्स इन सेंटर्स के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अपॉइंट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस एक्ट के अंदर ही ये बताया गया है कि ASI के बिलो रैंक के ऑफिसर्स जो हैं आप यहाँ पर अपॉइंट नहीं कर सकते। दैट मीन्स ASI हो सकते हैं या फिर उसके अबव रैंक के हो सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो चाइल्ड वेलफेयर जो सेंटर्स हैं वो एफिशिएंटली काम करे, तो यहाँ पे उनके जो कॉन्टैक्ट हैं वो पब्लिक को प्रोवाइड किए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी जहाँ पे भी आपके चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स हैं उन सब के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो पब्लिक को प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि यहाँ पे सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपकी जो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है तो आपका आंसर बनेगा नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बायोस्फीयर रिजर्व्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क है उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व्स को और ज़्यादा एक्सपैंड करने की बात करी है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो वर्ल्ड एंड मैन बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो कैटेगरी है ये भी यूनेस्को ही निकालता है। और हमारी कंट्री के अंदर ऐसे अगर देखा जाए बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 हैं, लेकिन अगर मैं वर्ल्ड के जो मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क है उसके अंदर अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व्स को कंसीडर करूँ तो टोटल हमारी कंट्री के 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो कि उस कैटेगरी में इनलिस्टेड हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो डेजिग्नेशन है ये यूनेस्को देता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अलग अलग चीज़ों के लिए देता है, नेचुरल है, कल्चरल लैंडस्केप है, बहुत सारे एरिया में जो है वो एक्सटेंडेड है। तो इन सारी कैटेगरीज के लिए यूनेस्को जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स की कैटेगरी के अंदर किसी भी रिजर्व को इनलिस्ट कर देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और उसके बाद जब ये नॉमिनेशन की जो लिस्ट है वो यूनेस्को के पास जाती है तब वहां पे यूनेस्को अप्रूव करता है कि किसको बायोस्फीयर रिजर्व्स की कैटेगरी में डाला जाना चाहिए या फिर किसको नहीं डाला जाना चाहिए। तो दैट मीन्स आपकी यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हो जाएंगी और आपका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एंटार्क्टिक ट्रीटी। तो जैसा कि आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देखा होगा कि जो रशिया और चाइना है वो एंटार्क्टिक ट्रीटी को ब्लॉक करने की बात कर रही हैं। सबसे पहली बात तो एंटार्क्टिका है क्या, तो हमारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपने देखे होंगे, तो इन द सेम वे हमारी अर्थ पे एक तो आपका नॉर्थ पोल है और एक है साउथ पोल। तो साउथ पोल वाले रीजन में यहाँ पे एंटार्क्टिका लोकेटेड है, और जो भी आपके 60 डिग्री साउथ के अबव, मतलब कि 60 डिग्री साउथ के जो नीचे वाला रीजन है उन सारे रीजन को हम एंटार्क्टिक ट्रीटी के अंदर कंसीडर करते हैं। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है 1959 में इसको साइन किया गया था, लेकिन ये इन्फोर्स करी गई 1961 में।
और ये ट्रीटी बात करती है कि हम एंटार्क्टिक रीजन पर कोई भी मिलिट्री वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स हम इस एंटार्क्टिक वाले रीजन को डीमिलिटराइज करने की बात करते हैं, और ताकि यहाँ पे एक तरह से पीस को मेंटेन रखा जा सके। तो दैट मीन्स आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, बेसिकली जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि ये मिलिटराइज करने की बात करता है एंटार्क्टिका को, तो ये गलत हो जाएगी, है ना। तो आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अटल इनोवेशन मिशन। तो जैसा कि आप जानते हैं 2016 के अंदर इस अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो ये जो मिशन है ये बात करता है कि हम कैसे अपनी कंट्री के अंदर इनोवेशन का जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करेंगे और लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन लाने की यहाँ पर बात करी जाती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रमोट करता है कल्चर ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, स्पेशली इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरियाज। तो रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है उन सबको अटल इनोवेशन मिशन के अंदर एक तरह से इनकरेज किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनोवेशन लाने के लिए कुछ ना कुछ ग्रांट प्रोवाइड करी जाती है। तो ये ग्रांट अप टू 10 करोड़ नहीं है, इट्स अप टू 50 lakhs। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो 50 lakhs का ग्रांट है ये कुछ एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज बिटवीन 9 months to 1 year। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू पनमुंजम डिक्लेरेशन। तो अगर मैं इस डिक्लेरेशन के बारे में बात करूं तो इंडियन एक्सप्रेस के भी एक्सप्लेन सेक्शन में कोरियन पेनिनसुला के रिगार्डिंग जो है आपको एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल दिखा था। तो उसमें से ही ये क्वेश्चन हमने निकाला है जिसके अंदर बात करी गई है कि जो पनमुंजम डिक्लेरेशन है, जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पे पीस और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने के लिए तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था ताकि यहाँ पे डीन्यूक्लियराइज किया जा सके कोरियन पेनिनसुला को। तो बेसिकली ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। तो दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू कोरिया। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिगार्डिंग म्यूटेशन। तो यहाँ पे आपको वायरसेस और उनकी म्यूटेशन के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि जब भी वायरस रेप्लिकेट करता है तो वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है। ऐसे तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि एग्जैक्ट कॉपी को प्रोड्यूस करना, लेकिन वायरसेस के अंदर एक मैकेनिज्म रहता है कि जिस टाइम पे भी वो रेप्लिकेट करता है तो उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ चेंजेस ले आता है और अल्टीमेटली ये जो वायरस है, ये जो एक पर्टिकुलर आपका जो वेरिएंट है, ये अपना एक अलग ही स्ट्रेन जो है इसको बना लेता है। और क्योंकि वो अपनी रेप्लिकेशन के टाइम पे कुछ कुछ चेंजेस लेकर आता है तो उसी की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसी की वजह से आपके स्ट्रेन्स निकलते हैं और अल्टीमेटली आपके जो वेरिएंट्स हैं वो बन जाते हैं। तो दैट मीन्स आपने देखा होगा कि कोरोना वायरसेस के भी अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। वो इसी वजह से देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जिस टाइम पे भी वायरस जो है अपनी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना रहा था तो उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आया था। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि एग्जैक्ट कॉपी बनाता है तो ये गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि वायरसेस विद न्यू म्यूटेशन, तो दैट मीन्स ये चेंजेस लेकर आया और अल्टीमेटली ये चेंजेस जो है इसकी वजह से ये जो वायरस है इसने एक अपना नया स्ट्रेन बना दिया और अल्टीमेटली जब इस स्ट्रेन के अंदर बहुत सारे ऐसे नए चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो यहाँ पर एक नया ही वेरिएंट बन जाता है। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर बनेगा 2 ओनली। आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो MCQ है उसके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।